सपने देखो और उन सपनों को जीवित रखो। बिल्कुल। जब तक वो सपने हकीकत में ना बदल जाएं तब तक उनको जीवित रखो। सबसे इम्पोर्टेंट है आत्मविश्वास। तो जब ये इन बच्चों की कहानी पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही नॉर्मल बच्चे हैं, जो कि बहुत से इनमें से अपने टॉपर्स भी नहीं है अपने कॉलेज स्कूल में, बहुत ही सामान्य बैकग्राउंड से बहुत सामान्य बैकग्राउंड से हैं, रूरल एरिया के भी हैं, स्लम के भी हैं, सर्वेंट क्वार्टर के भी हैं, तो उनको देख के उनको जरूर ये भरोसा होगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। टॉपर के जर्नी में और बाकी लोगों की जर्नी में क्या अंतर आपने फील करा प्रिपरेशन जर्नी में? ऐसा नहीं है कि हर एक को 5-5 साल लगने वाले हैं, 4-5 साल स्ट्रगल होने वाली है, 2-3 बार फेल होने वाले हैं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो आप देखिए कि इसमें से कई बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में हुए हैं। सत्यम गांधी हुआ, लविश फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ, वसीम का फर्स्ट अटेम्प्ट में रेवेन्यू सर्विस हुआ। तो ये बिल्कुल बच्चे ध्यान रखें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल सिलेक्शन हो सकता है अगर तरीके से पढ़ाई की जाए। उसने कहा कि ये मेरे को यहाँ से जबरदस्ती निकाल रहे हैं, एक मेरे बच्चे ऑफिसर बनेंगे और मैं एक दिन बंगलों में ही रहूंगी। ये कई स्टूडेंट्स के साथ इस तरह से होता है कि एक बार में प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मेंस तक पहुंच गए या मेंस भी क्लियर करके इंटरव्यू दे आए और अगली बार प्रीलिम्स ही नहीं हुआ। तो इस तरह की जो सिचुएशंस आई या आती हैं बच्चों के साथ, वो उनका कारण क्या होता है? कि ये सांप सीढ़ी वाला खेल है। 99 पे भी अगर सांप ने काट लिया तो हो सकता है आपको जीरो में आना पड़ेगा। जीरो पे आ जाए। पहले बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन क्लास 10th में एक बीमारी से उसकी आंखें बिल्कुल चली जाती हैं, रोशनी टोटली चली जाती है। स्टूडेंट्स में या कैंडिडेट में क्या क्वालिटी आप देखते हैं कि ये होना चाहिए? आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट बुक सीरीज की। इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे स्केलिंग माउंट यूपीएससी। ये बुक लिखी है श्री सज्जन यादव जी ने, जो स्वयं आईएएस हैं और उनका 30 साल का अपना एक्सपीरियंस सिविल सेवा में है। वो 1994 में सेलेक्ट हुए थे, 26th रैंक था, उसके बाद वो सेवा में आए। बुक है उन एस्पिरेंट्स के ऊपर जिन्होंने तैयारी की और तैयारी करने के बाद वो सक्सेसफुल हुए, और उनमें से कुछ टॉप रैंकर हैं, इनफैक्ट टॉपर हैं, और कुछ वैसे बैकग्राउंड के बच्चे हैं जो बहुत ही गरीब बैकग्राउंड से आए, स्ट्रगल करके आए और आईएएस बने। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। तो वेलकम सर, वेलकम टू द नेक्स्ट आईएएस स्टूडियो। तो सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज दैट what was the motivation behind writing such a beautiful book? And this book, when I read few paragraphs initially, then I was intended to read more and more, and I continued reading. So what was that inspiration which led to write this book? Yeah, thank you very much first for inviting me. और दूसरा, आपने मेरी बुक के बारे में बताया, इट इज स्केलिंग माउंट यूपीएससी अंग्रेजी में, और हिंदी में लक्ष्य यूपीएससी, जिसमें कि 7 यंग आईएएस ऑफिसर्स जिन्होंने अभी 20, 21, 22 में एग्ज़ाम क्रैक किया, उनकी स्टोरीज़ हैं जी। तो सबसे पहले तो इंस्पिरेशन कहाँ से आई, आप जानना चाह रहे हैं। तो इंस्पिरेशन देखिए, मैं ये मानता हूँ कि मैंने भी ये जर्नी की है, इतनी मुश्किल जर्नी होती है जी। हमारे समय में 2.5 लाख 3 लाख लोग अपीयर होते थे प्रीलिम्स में, अभी ये बढ़ के 10 लाख हो गया है। राइट। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि इससे कई गुना ज़्यादा बच्चे सोचते हैं कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूं या आईपीएस ऑफिसर बनूं या कोई सिविल सर्विस ऑफिसर बनूं, और सपना भी देखते हैं, लेकिन बहुतों का ये सपना बस इच्छा बन के रह जाता है, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि कैसे तैयारी करनी है, क्या तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, क्या चैलेंजेस आएंगे, कितनी मुश्किल है कि आसान है जर्नी। तो हर कोई एक रोल मॉडल देखता है जी। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं ऐसे रोल मॉडल्स प्रस्तुत करूं, प्रेजेंट करूं इन बच्चों को, कि ये बच्चे बिल्कुल नॉर्मल बच्चे हैं, बहुत से और भी चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस से हैं, बहुत हम्बल या बहुत नॉर्मल फैमिली से हैं, जैसे कि हमारे और लाखों बच्चे देश में हैं, और इन बच्चों ने अपनी मेहनत से इसको जर्नी को पूरा किया। स्केलिंग माउंट यूपीएससी यानी यूपीएससी के टॉप पे पहुंचे, आईएएस में सिलेक्शन हुआ। तो ये बच्चे एक मोटिवेशन का काम करें, जो हजारों लाखों बच्चे और हैं जो ऐसा सपना देखते हैं आईएएस आईपीएस बनने का। एक तो ये आइडिया था जी। दूसरा, जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो कुछ पता नहीं होता कि क्या करना है। तो इसमें ये भी है कि इन 7 बच्चों ने जो सक्सेसफुल हैं, उन्होंने कैसे तैयारी की, कहाँ कहाँ गलतियाँ की, कहाँ मुश्किलें आई, क्या कॉमन मिस्टेक्स हुई, क्या स्ट्रेटजी अपनाई, कौन सी किताब पढ़ी, कौन से नोट्स पढ़े, हर स्टेज पे क्या स्ट्रेटजी उनकी रही जी। डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरने में क्या ध्यान रखा, इन सब चीज़ों को भी इसमें मैंने लास्ट चैप्टर में और प्रीफेस में समराइज किया है, ताकि ये मोटिवेशन का भी काम करे बच्चों के लिए, गाइडेंस का भी काम करे, और इस किताब से जो
स्पेशली रूरल एरिया के या लेस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे या और नॉर्मल बच्चे भी मिडिल क्लास के, जो ये सपना देखते हैं कि मेरे को सिविल सर्विस ऑफिसर बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, वो मोटिवेट और गाइड हो। राइट। आपने इस बुक में जिक्र किया है कि सिविल सर्विस 2023 में 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा, 5.8 लाख के आसपास लोगों ने एग्जाम दिया। तो जब नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो ये बुक जो आपने लिखी है, इससे स्टूडेंट्स को क्या हेल्प मिल सकती है ताकि उनको इतने अधिक एस्पिरेंट्स के बीच में रह करके अपने आप को टॉप में ले जाने में हेल्प मिले? हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो अब देखिए 10 लाख भरते हैं आपने कहा और 5 लाख अपीयर होते हैं। क्यों 5 लाख अपीयर होते हैं? 50% ड्रॉप आउट हो गए। हाँ। क्योंकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। राइट। सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो ये कॉन्फिडेंस ही नहीं जुटा पाता है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। ये जब मैंने भी तैयारी शुरू की उस समय मेरे दिमाग में भी ये बहुत क्वेश्चंस आते थे, क्या मैं कर सकता हूँ ये एग्जाम? इतना मुश्किल एग्जाम है, इतने आईआईटी के बच्चे हैं, हम सब आईआईटी के बच्चों से डरते थे कि इतना इंजीनियरिंग, तब हमारे समय तो 2 ऑप्शनल होते थे, तो मैथ्स और फिजिक्स लेके क्लियर कर जाते थे। तो क्या मैं कर पाऊंगा? जिसकी थोड़ी एज ज़्यादा होती है, जैसे मीनू पीएम इसमें है, वो सोचते हैं कि क्या इतने यंग बच्चों के बीच में कहाँ स्टैंड करता हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आत्मविश्वास। तो जब ये इन बच्चों की कहानी पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही नॉर्मल बच्चे हैं, जो कि बहुत से इनमें से अपने टॉपर्स भी नहीं है अपने कॉलेज स्कूल में, बहुत ही सामान्य बैकग्राउंड बहुत सामान्य बैकग्राउंड से हैं, रूरल एरिया के भी हैं, स्लम के भी हैं, सर्वेंट क्वार्टर के भी हैं, तो उनको देख के उनको जरूर ये भरोसा होगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। क्योंकि हमने भी ऐसे ही शुरू किया, कॉलेज में दूसरे बच्चे का सीनियर का हो गया, हमें लगा रहे हम भी कर सकते हैं। तो जब अपने जैसे बच्चे को देखेंगे उनको लगेगा कि ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये इस बुक के पीछे उद्देश्य है कि लोग मोटिवेट हों, आत्मविश्वास उनमें आए। राइट सर, बिकमिंग आईएएस इज चैलेंजिंग, और एक बार आईएएस बन गए तो देन इट इज ए सोशल सर्विस, देश की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है। आपके इस 30 साल की जर्नी में, सिविल सर्विसेज की जो प्रोफेशनल जर्नी है, आपको किस किस तरह के चैलेंजेस फेस हुए और क्यों ये जॉब इतना इंस्पायरिंग है कि हर व्यक्ति आईएएस बनना चाहता है? हर ग्रेजुएट अपनी बीटेक की डिग्री कर ले, एमबीबीएस कर ले या और कोई प्रोफेशनल कोर्स कर ले, उसका एक ही सपना होता है कि मुझे अंत में आईएएस बनना है। तो इस सर्विस में ऐसा क्या अट्रैक्शन है जिसकी वजह से हर कोई आईएएस बनना चाहता है? देखिए, सर्विस में अट्रैक्शन बहुत है, आज भी है, और मैं 30 साल के बाद ये कह सकता हूँ कि दोबारा मौका मिले तो मैं फिर से करूँगा। और वो किस लिए है? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास सोसाइटी में सोशल चेंज लाने के, लोगों के लिए काम करने के, जो गरीब लोग हैं, डाउन ट्रॉडन है, मिडिल क्लास है या कोई भी और है, चाहे आप सोशल सेक्टर में करें या आप इंफ्रास्ट्रक्चर में करें, सड़क बनानी है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, स्कूल बनाने हैं, अस्पताल बनाने हैं, हेल्थ में करें, तो आपके पास बहुत बड़ा कैनवस डे 1 से मिलता है। ऐसे नहीं कि आपको बहुत साल इंतजार करना है। पहले बार जब पहली आपकी पोस्टिंग होगी, इवन ट्रेनिंग के दौरान भी, पोस्टिंग तो बाद की बात है, ट्रेनिंग में जब आप डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में जाएंगे तभी से आपको इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया जाएगा कि आज आप एसडीएम हैं, 1-2 महीने में के लिए बाद आप में बीडीओ बने हुए हैं। और पहली पोस्टिंग होती है जब आपकी केवल 2 साल की नौकरी होती है, उस समय में ट्रेनिंग के इमीडिएटली बाद तब आप एसडीएम हैं। इतना बड़ा एरिया है, इतनी सारी सरकार की स्कीम है, इतने रिसोर्सेज आपके पास हैं, वो किसके पास होते हैं? अगर कोई 21 साल का बच्चा 21-22 में आ जाता है सिलेक्शन, 24 साल के बच्चे को इतने सारे रिसोर्सेज, इतने सारी अपॉर्चुनिटीज, इतने सारे मैन पावर कहीं नहीं मिलता है, जो अपना उसने सपना देखा है सोसाइटी में चेंज करने का, जो उसको सपना वो देखता है कि अपने जैसे और लोगों के लिए काम करने का, वो कर सकता है। और ये अपॉर्चुनिटी बढ़ती जाती हैं, ये कैनवास बढ़ता जाता है, फिर आप डिप्टी कमिश्नर बने या डीएम बने या कलेक्टर बने और बड़ा कैनवास हो गया, फिर आप ऊपर स्टेट हेडक्वार्टर गए और बड़ा कैनवास हो गया। तो अधिकतर जगह तो सिविल सर्वेंट ही हेड ऑफ द ऑफिसेस होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और लीडरशिप अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है समाज के लिए, जैसा आपने बताया कि सोसाइटी के और कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए बेस्ट सर्विस है। तो दिस इज वन ग्रेट अट्रैक्शन। अभी हम बात करते हैं कि जो आपने 7 हीरोज डिस्क्राइब किए अपनी बुक में, उसमें सबसे पहले आपने नाम रखा है मिन्नू पीएम का। सी इज फ्रॉम केरला, और ये पहले जूनियर क्लर्क थी, जैसा आपने नरेट किया अपनी बुक में, पुलिस में। तो इनकी सक्सेस स्टोरी में, इनके बारे में
आपने जो डिस्क्राइब किया, मैं चाहूँगा कि दर्शकों से कुछ आप शेयर करें। जी, सबसे पहले तो इससे मिन्नू पीएम की स्टोरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की स्टोरी है मिन्नू पीएम की। और ऐसी हमारी बहुत सारी बेटियां हैं, बहनें हैं जो कि शादी हो गई, उसके बाद सोच लेती हैं बस अब तो बच्चे का ध्यान रखना है, अब तो हस्बैंड का और इन लॉज का ध्यान रखना है, अब मेरा करियर का आगे बस यही है। पर मिन्नू पीएम ने ये दिखाया कि शादी होने के बाद, बच्चा होने के बाद, जॉब के साथ साथ आप तैयारी कर सकते हो अगर आप में डिटर्मिनेशन है। उसकी पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम हुई कि फादर की जल्दी डेथ हो गई। इसी कारण फादर जो है, उनके पिता जो हैं वो केरला पुलिस में कांस्टेबल मात्र थे। फिर उनकी डेथ हुई तो उसको कंपैशनेट ग्राउंड में 4-5 साल के बाद, जैसा कि धीरे धीरे चलता है सिस्टम, एक जूनियर क्लर्क की नौकरी मिली। वहां भी शुरू में लोगों ने सोचा कि ये तो कंपैशनेट ग्राउंड पे आई है, इसको तो कुछ आता जाता नहीं होगा, पर पहले उसने वहां प्रूव किया। वहां पे जिन आईपीएस ऑफिसर्स के साथ वो काम करती थी, उनमें से कुछ लोगों ने उसको, उसका काम को देख के, उसके एनालिसिस को देख के, उसकी नोटिंग को देख के उसको बोला कि तुम और बेटर कर सकती हो। और उसके अंदर भी सपना छिपा हुआ था, मैं कहूँगा, क्योंकि हर एस्पिरेंट में ये सपना छिपा होता है, कई बार उसमें परत जम जाती है, वो अलग बात है। तो इसके अंदर सपना छिपा था। इसने चुपचाप 4-5 साल पहले एक प्रीलिम दिया था, प्रीलिम क्लियर नहीं हुआ, लेकिन अंदर इच्छा थी। तो वो इच्छा, वो चिंगारी को उन्होंने हवा दी। जो उसके ऑफिसर्स थे उन्होंने सपोर्ट किया। तो इसने डिसाइड किया कि मेरे को एग्जाम देना है। उसमें पहली बार प्रीलिम फेल हुआ, दूसरी बार प्रीलिम पास हुआ, मेंस पास हुआ, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, थर्ड और फोर्थ टाइम प्रीलिम्स में फेल हो गई। और क्यों हुई? सी सेट में फेल हो गई। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि सी सेट जो इग्नोर है, नहीं करना है, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। तो केवल सी सेट के कारण वो 2 अटेम्प्ट उसके बर्बाद हो गए, और फिर फाइनल अटेम्प्ट में उसने अच्छे से पढ़ाई की तरीके से, और उसका सिलेक्शन हुआ। इनके स्टोरी से एक चीज मुझे जो समझ आ रही है, सीखने के लिए इंस्पिरेशन है कि सपने देखो और उन सपनों को जीवित रखो। बिल्कुल, जब तक वो सपने हकीकत में ना बदल जाएं तब तक उनको जीवित रखो, जीवित भी रखो, और उस सपने को जियो, उसके अंदर ही पूरा हमेशा सोचो उसके बारे में। राइट। अब अगला कैंडिडेट जो आपने डिस्क्राइब किया, आईएएस सत्यम गांधी, ही वाज फ्रॉम समस्तीपुर, बिहार, और इनका फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ। 21 ईयर ओल्ड बॉय। तो इनका एक अलग अचीवमेंट है। तो सर, इनके बारे में क्या ऐसा कुछ है जो स्टूडेंट को इंस्पायर करता है? एक तो मैं ये बताना चाहता था कि ऐसा नहीं है कि हर एक को 5-5 साल लगने वाले हैं, 4-5 साल स्ट्रगल होने वाली है, 2-3 बार फेल होने वाले हैं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। राइट। तो एक ऐसा एग्जाम्पल मैं प्रस्तुत करना चाह रहा था जिसका 21 साल की उम्र में और फर्स्ट अटेम्प्ट में और भी लोगों के होते हैं, राइट, लेकिन इसका बिल्कुल कॉलेज से निकलते ही सिलेक्शन हुआ। और उसके पीछे भी एक रीजन था उसका बच्चे का। उसका रीजन ये था कि उसकी फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थी, और उसको दिल्ली में दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ने आ गया। लेकिन उसको पता था कि उसको यहाँ भेजने के लिए उसके फादर ने बहुत लोन लिया हुआ है, और वो जो लोकल मनी लेंडर था उसका इंटरेस्ट रेट था 36%। जो हमें आपको 12% लोन मिलता है, 8% पे मिलता है, बैंक से तो 8-9% में मिल जाता है। उसको बहुत पहले दिन से ये रियलाइज हो गया कि मेरे पेरेंट्स ज्यादा दिन सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियसली एक छोटा भाई भी है उसे। तो उसने कहा कि मेरे को तो जल्दी से जल्दी आईएएस ऑफिसर बनना है। तो इसलिए उसने फाइनल ईयर कॉलेज का था, उसी में अपनी तैयारी शुरू की, और बहुत जोरदार तैयारी की, बहुत स्ट्रेटेजी से की, अच्छे टाइम मैनेजमेंट के साथ की, और बहुत बढ़िया से कई बार रिविजन्स किए, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्रीलिम, मेंस, इंटरव्यू और 10th रैंक उसका 10th रैंक आ गई। तो ये बिल्कुल बच्चे ध्यान रखें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल सिलेक्शन हो सकता है अगर तरीके से पढ़ाई की जाए तो। राइट। अगला कैंडिडेट जो आपने अपने स्टोरी में डिस्क्राइब किया है वो है मिस्टर भरत सिंह। हाँ। और ये दिल्ली में सर्वेंट क्वार्टर में रहे हैं कि आईएएस के जो सर्वेंट्स होते हैं उनके शायद सर्वेंट क्वार्टर में। मैंने इनका जो इनिशियल प्रोफाइल पढ़ा कि शुरुआती दौर में ये हिंदी माध्यम में पढ़ते थे, फिर उनको इंग्लिश मीडियम में इंस्पिरेशन मिला होगा या कैसे। तो इनके बारे में जो आपने डिस्क्राइब किया, उसकी कुछ ऐसे क्षण उनके प्रिपरेशन के जीवन के जो स्टूडेंट्स को इंस्पायर कर सकें।
देखो, सबसे पहले तो मैं एक सीक्रेट शेयर करना चाह रहा हूँ कि भरत सिंह जिस घर में रहता था वो मेरा ही घर था। तो ग्रेट। इससे बड़े गर्व की क्या तो बात है आज कि तो वो बहुत ज्यादा उनको हाँ गर्व होगा अपने आप पर भी, जी और आपसे जो इंस्पायर हुए हैं वो उनसे। जी बिल्कुल। तो भरत सिंह एक आईएएस ऑफिसर के सर्वेंट क्वार्टर में वो लोग रहते थे, उनकी मदर हेल्प करती थी ऑफिसर के फैमिली को। तो वहाँ से वो पैदा हुए, वहाँ से उनको निकाल दिया गया। कुछ सिचुएशन हुई कि घर खाली हो गया, ऑफिसर ट्रांसफ़र हो गए, तो वो रह नहीं सकते थे जब घर खाली है तो उसको उन्होंने बहुत कोशिश की पर उनको ज़बरदस्ती निकाल दिया गया, एक तरह से इविक्शन हो गया। तब उसकी मदर ने एक प्रेयर की, आप कह लें एक रेजोल्यूशन किया, और वो सुनी भी गई। वो प्रार्थना उस क्षण में की गई थी कि सीधी ऊपर तक पहुंची। उसने कहा कि ये मेरे को यहाँ से ज़बरदस्ती निकाल रहे हैं, एक मेरे बच्चे ऑफिसर बनेंगे और मैं एक दिन बंगलों में ही रहूंगी। तो उसके बाद वो शिफ्ट होके हमारे घर में आए, बहुत साल रहे भी। ईश्वर भी ना ऐसी आवाजें सुनता है। बिल्कुल सुनता है। तो ये बिल्कुल उसमें की गई थी, लेकिन स्ट्रगल बहुत रही भारत की, ऐसा नहीं है। जैसे आपने बताया, शुरुआत में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था 5th तक, फिर ईडब्ल्यूएस कोटा से प्राइवेट स्कूल्स में दरवाजे खुले। संस्कृति स्कूल में उसके फादर पियोन की नौकरी करते थे, वहाँ पे उसने रिटर्न टेस्ट दिया, सिलेक्शन हो गया। पर वहाँ पे अलग ही माहौल था। पहला दिन मैंने डिस्क्राइब किया है, वो बेचारा पहुंचा और सब इंग्लिश में बोले जा रहे हैं, प्रेयर इंग्लिश में, इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में हो रही हैं, प्रेयर के बाद कहाँ जाना है उसको कुछ नहीं पता है। और वो एक दिन की स्ट्रगल नहीं थी, वो स्ट्रगल उसकी 4-5 साल चली। फिर थोड़ा होता है बच्चों में कि अलग उसके हैं, तो 4-5 बच्चे जो ईडब्ल्यूएस वाले थे अलग रहते थे, ये बच्चे अलग रहते थे, और उस माहौल में बहुत बच्चे ये कॉप अप भी नहीं कर पाए। और बाकी जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे थे धीरे धीरे स्कूल छोड़ के चले गए। पर ये बच्चा डिटर्मिनेशन से लगा रहा इस सिचुएशन में भी, और उसने पढ़ाई पूरी की अपनी। तो शिक्षा का जीवन में कितना बड़ा महत्व है वो इनके भरत सिंह से पता लगता है। और बिल्कुल। जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हैं वहाँ जो सराउंडिंग में माहौल है वो बहुत बड़ा इंस्पिरेशन बन गया। जैसे आपको उन्होंने बिल्कुल। देखा, आपसे इंस्पायर हुआ, फिर आपने भी गाइड करा होगा। बिल्कुल। और जिस तरह से वो स्कूल में जाकर के उसने स्ट्रगल किया, लेकिन आपने कमिटमेंट को बनाए रखा। वो भी किया, प्लस उस स्कूल में, क्योंकि जैसे आपको पता है संस्कृति स्कूल में ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे बहुत पढ़ते हैं, तो जो भी उसके धीरे धीरे फ्रेंड बने, किसी के फादर आईएएस में थे, किसी के आईपीएस में थे, कोई फॉरेन सर्विस में थे, तो उसने महसूस किया जब वो स्कूल से निकलता था, स्कूल में फिर भी सब बराबर हो गए, लेकिन जैसे वो स्कूल से निकलता था तो उसको महसूस होता था कि एक डिवाइड है, और वो डिवाइड भरा जा सकता है ये सिविल सर्विस क्रैक करके, यूपीएससी क्रैक करके। तो उसने वो किया। उसका और भी मैं थोड़ा टाइम लेना चाहूँगा इसमें, कि उसकी कहानी से और भी बहुत सारे लेसन्स उसमें हैं। इसके बाद ये बच्चा गया दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी डीटीयू में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और उसके प्लेसमेंट हुआ टाटा मोटर्स में। तो ये एक बहुत बड़ा जंप था। आप किसी नॉर्मल फैमिली को देखें जो एक सर्वेंट क्वार्टर से एक टाटा मोटर्स में इंजीनियर, बहुत बड़ा जंप था। राइट। फिर उसने तैयारी करनी शुरू की सिविल सर्विस की। फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद उसको लगा कि नहीं, मैं नौकरी के साथ साथ नहीं कर सकता हूँ। तो उस समय उसने एक बहुत बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। उसके फादर ने भी सपोर्ट किया, बोला हाँ बेटा छोड़ दे, अगर तू कॉन्फिडेंट है। उसने कहा यस, अगर मैं छोड़ के काम करूँगा तो मैं पढ़ाई करूँगा तो जरूर मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ। तो इतना बड़ा एक बोल्ड डिसीजन उस बच्चे ने लिया, वो बहुत बड़ा डिसीजन जिस पृष्ठभूमि से वो आते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा था। और फिर एक लो फेज आया। उसके बाद एक बार उसने प्रीलिम मेंस क्लियर किया, लेकिन फिर 2 बार मेंस प्रीलिम क्लियर नहीं कर पाया। तो ये कई स्टूडेंट के साथ इस तरह से होता है कि एक बार में प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मेंस तक पहुंच गए, या मेंस भी क्लियर करके इंटरव्यू दे आए और अगली बार प्रीलिम्स ही नहीं हुआ। तो इस तरह की जो सिचुएशंस आई या आती हैं बच्चों के साथ, वो उनका कारण क्या होता है? उनका कारण देखो, एक तो केयरलेसनेस होती है। मैं बताऊंगा कि इसमें एक और स्टोरी है, आगे हम आएंगे, वसीम अहमद भट्ट की। वसीम अहमद भट्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में रेवेन्यू सर्विस में आ गए, अच्छा रैंक आ गया। उसके बाद वो थोड़ा केयरलेस हो गए, सेलिब्रेशन में लग गए, तो उनको फैमिली भी सेलिब्रेशन में लग गई। तो फिर लेकिन उनको आगे एक और बार देना था, आईएएस का अटेम्प्ट करना था। तो फिर जब वो पहुंचे प्रीलिम देने, तो ओवर कॉन्फिडेंस में उन्होंने ध्यान से अटेम्प्ट ही नहीं किया। ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि मेरा तो हो रखा है एक स्टेज पर। ये जो तैयारी आप भी जानते हैं कि ये सांप सीढ़ी वाला खेल है,
99 पे भी अगर सांप ने काट लिया तो हो सकता फिर है आपको जीरो में आना पड़ेगा। जीरो पे आ जाए। इनका वसीम अहमद भट्ट के बारे में बड़ा इंस्पायरिंग ये है कि ये एक मधुमक्खी पालक इनके पिताजी थे, हाँ, और जम्मू कश्मीर के रहने वाले अनंतनाग के, अनंतनाग। और इन्होंने भी बहुत स्ट्रगल करा इनिशियल फेज में, जी। क्योंकि जो इनके पिता का बैकग्राउंड है वो उतना सक्षम नहीं था कि ये आईएएस की तैयारी कर सकें, और फिर दिल्ली आकर के, और इनके बारे में मैंने पढ़ा आपकी बुक में कि ये ओल्ड राजेंद्र नगर, आपने उसको मक्का डिस्क्राइब करा जी बिल्कुल, कि यहाँ आकर के रहे। तो इनके बारे में कुछ और अगर इंस्पायरिंग हो बातें तो आप बताएं। हाँ बिल्कुल, पहला तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो स्ट्रगल है या ये जो चढ़ाई है माउंट यूपीएससी में, ये पूरी फैमिली का है, ये फैमिली का सपना होता है। इसमें वसीम अहमद कभी ये नहीं सोच सकता था कि उसके फादर उसको दिल्ली भेज पाएंगे, क्योंकि उसको पता है सिचुएशन अच्छी नहीं है, उसके पीछे 3 और भाई बहन हैं। तो लेकिन उसके पिताजी ने उसको एक फ़ोन पे बात करते हुए सुना अपने दोस्त, अपने उसके वसीम के दोस्त के साथ, कि मैं तो दिल्ली आ गया हूँ भाई, मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली है, अब तुम भी आ जाओ अगर तुमको सिविल सर्विस लिखना है तो उसने बहुत अनमने ढंग से बोला, नहीं भाई मैं नहीं आ सकता, मैं यहाँ से ही तैयारी करूँगा। तो लेकिन उसके पिताजी ने सुना, उसने बोला नहीं तू जा, मैं जैसे भी ये आप अरेंज करके देता हूँ पैसे। तो यहाँ आया, अच्छे से मेहनत से पढ़ाई की। और दूसरा एक और रोल होता है, अगेन मैं आऊँगा रोल मॉडल्स का। वसीम शुरू में आईएएस या सिविल सर्वेंट नहीं बनना चाहता था। साहब फैजल का जिक्र करा। हाँ बिल्कुल। लेकिन उसके कॉलेज में जब एनआईटी श्रीनगर में शाह फैजल अतर अमीर आए, उन्होंने बताया क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या जॉब है, कैसा है, उससे बहुत मोटिवेट हुआ और अल्टीमेटली सक्सेसफुल हुआ। 7th रैंक हासिल किया उन्होंने 2022 में। जी 7th रैंक, बिल्कुल 3rd अटेम्प्ट। राइट। और एक बहुत इंस्पायरिंग गर्ल है अंजलि शर्मा, दृष्टिबाधित, और आज जिसका आपने इनकी सक्सेस स्टोरी डिस्क्राइब की है। और इनके फादर भी एक फैक्ट्री वर्कर थे। हाँ, सिक्किम में। और सी लॉस्ट हर आई विजन इन अर्ली एज, क्लास 10th में थी जब वो। उसके बाद फिर उन्होंने यूट्यूब से बहुत सारा हेल्प लेकर के पढ़ाई की। तो इनके बारे में भी जो आपने डिस्क्रिप्शन दिया है बुक में, वो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा। मैं चाहूँगा आप दर्शकों से भी शेयर करें। बिल्कुल, अंजलि की कहानी बिल्कुल ही मैं कहूँगा मोटिवेशनल भी है, द्रवित करने वाली भी है, कि एक बच्ची जो सिक्किम में एक रिमोट एरिया में रह रही है, जहाँ कोई गाइडेंस के लिए नहीं है, कोई उसको बताने वाला नहीं है, और जो पहले बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन क्लास 10th में एक बीमारी से उसकी आंखें बिल्कुल चली जाती हैं, रोशनी टोटली चली जाती है। तो उसके लिए मतलब नॉर्मल कोई होता तो सोचता है मेरा तो बस हो गया, किस्मत खराब हो गई, ज़िंदगी खराब हो गई, मैं कुछ नहीं कर सकता। बट इस लड़की ने ऐसा नहीं किया। ये बहुत थोड़े से अंतराल के बाद से 5-6 महीने में ही इसने अपने आप को वापस गैदर किया। बहुत मैं कहूँगा कि नर्व ऑफ स्टील, और उससे भी कोई हार्ड मेटल होता है, टाइटेनियम होता है, सो नर्व्स ऑफ टाइटेनियम उसमें थी। और उसने धीरे धीरे पहले स्कूल ज्वाइन किया, अपने पापा का हाथ पकड़ के स्कूल गई। वहाँ पे लेसन जो क्लास में सुनाए जाते थे, टीचर बोलती थी, उससे कुछ पढ़ाई की। फिर घर पे आके अपने छोटे भाई से रिक्वेस्ट करती, अपने पापा से रिक्वेस्ट करती कि मेरे को लेसन सुना दो। तो शुरू में उसने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई की है, वो सुन के अपने पेरेंट्स से, अपने बहन से, अपने भाई से की। लेकिन फिर उसको किसी ने बताया कि यूट्यूब भी कुछ होता है। तो एक स्मार्टफोन दिया उसको, यूट्यूब लाके दिया। तो शुरू में उसने यूट्यूब अच्छा लगा उसको, ईयरफोन लगा करके सुने होंगे। ईयरफोन लगा के, थोड़ा कमांड बटन लगा के उसने शुरू में तो उसने म्यूजिक से शुरू किया कि गाने सुने। लेकिन फिर उसको लगा ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, इसमें तो और भी बहुत सारी जानकारी है। तो फिर उसने धीरे धीरे, उसके अंदर भी एक सपना था। कभी स्कूल में जब वो बहुत अच्छा परफॉर्म उसने किया तो एक टीचर ने बोला था तुम जरूर आईएएस ऑफिसर बनोगी, वो याद आया उसको। और उसने वहीं से उस एग्ज़ाम के बारे में, सिविल सर्विस एग्ज़ाम के बारे में जानकारी लेनी शुरू की। और जब जानकारी हो गई तो तैयारी करनी शुरू की। हालांकि उसको कुछ आइडिया नहीं था कि इतना कठिन एग्ज़ाम है, कैसे कर पाएगी। उसको लगता था कि मेरे को लोग पढ़ के सुना देंगे, पर किसी ने बोला कि इतना अथाह सिलेबस है, कोई पढ़ के नहीं सुना सकता है। तो उसका एक अपना स्ट्रगल रहा, और उसका स्ट्रगल दूसरा रहा स्क्राइब्स को लेके। ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये आज भी चैलेंजिंग है कि अच्छा स्क्राइब्स मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ, दूसरा मैं बताना चाहूँगा, जो इस तरह के बच्चे हैं ना, उनको अपना सेंटर बहुत ध्यान से चूज करना चाहिए, एग्जामिनेशन सेंटर। ये बहुत ही मतलब बात इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ पे जो आपका स्क्राइब है उसको क्वेश्चन पढ़ना आता हो,
राइट, जो आप बोल रहे हो उसको लिखना आता हो, समझना तो आता हो, समझना आता हो और लिख दे वापस जो आप बता रहे हो। इस बच्ची ने पहला एक भर दिया अपना एग्जामिनेशन सेंटर पटना में, और पटना में जो उसको स्क्राइब मिला उसको इंग्लिश मीडियम का बच्चा नहीं था, वो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पा रहा था कि क्या लिखा हुआ है, आंसर लिखना तो दूर की बात है। तो ऐसा 2 बार हुआ। थर्ड टाइम में दिल्ली में भरा, फॉर्चुनेटली उसको स्क्राइब ठीक मिला और उसका सिलेक्शन भी हुआ उसके कारण। तो ये भी एक बहुत छोटी चीज है लेकिन बहुत ध्यान देने लायक चीज है कि कहाँ पर उसको सपोर्ट मिल पाएगा, हाँ, स्क्राइब कहाँ अच्छा मिल पाएगा। क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली है कि जो दिल्ली भारत सरकार में सेक्शन ऑफिसर्स हैं या और गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो भी स्क्राइब का काम करते हैं, तो वो एक पढ़ने लिखने का थोड़ा सा लेवल अच्छा रहता है। स्क्राइब में क्या जो बच्चा ऑलरेडी यूपीएससी की तैयारी कर रहा था उसके अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो गए, क्या यूपीएससी उनको भी परमिट करती है कि वो भी स्क्राइब बन सकते हैं? नहीं, मेरे को नहीं लगता है, हालांकि मेरे को पूरी जानकारी नहीं है, पर नहीं उसकी तो खुद की नॉलेज ज़्यादा होगी ना, तो नॉर्मली तो नहीं है, नहीं होना चाहिए, वो आपको चेक करना पड़ेगा। सॉरी जी। सर आपने लविश ऑडिया के बारे में देखा, 18th रैंक थी इनकी फर्स्ट अटेम्प्ट में। हाँ। और ये आईआईटी बॉम्बे के प्रोडक्ट है। हाँ, हाँ। और ये यूएस चले गए, बड़ी लग्जरियस लाइफ भी इन्होंने जी वहाँ पे अच्छा जॉब किया। फिर सडनली उनको क्या इंस्पिरेशन मिला कि मुझे जाकर के गवर्नमेंट सर्विस करनी है और आईएएस बनना है, वापस इंडिया आना है? यस, ये ना बिल्कुल मेरे को भी बहुत पहेली टाइप लग रहा था उस समय में कि क्यों ये बच्चा वापस आया, क्योंकि उसका शुरू में क्या सपना था, शुरू में था कि इंजीनियर बनना है, कोटा चला गया, कोचिंग ली, आईआईटी जेईई क्रैक किया और आईआईटी मुंबई चला गया। फिर उसका सपना था कि मेरे को एक डिसेंट सैलरी होनी चाहिए ताकि मैं अपना एजुकेशन लोन चुका दूं, ताकि मैं अपने पेरेंट्स के लिए घर बना के दे दूं और उनके लिए बेसिक सुविधाएं जुटा सकूं। तो उसने जब प्लेसमेंट शुरू हुए तो उसने कहा कि जो सबसे ज़्यादा सैलरी कंपनी देगी मैं उसमें जाऊंगा। तो टॉपर था आईआईटी में भी, उसको शेल में नौकरी मिली जो कि बेस्ट एम्प्लॉयर था उस समय में, अभी भी होगा। तो शेल में उसको बेंगलोर में पोस्टिंग मिली, बहुत अच्छी सैलरी थी, बहुत जल्दी, क्योंकि उसमें टैलेंट था, मेहनती था, उसको ऑफ़र किया गया यूएस में पोस्टिंग के लिए। तो वो शेल के यूएस ऑफिस ह्यूस्टन में उसकी पोस्टिंग हुई। वहाँ वो 3 साल रहा। 3 साल बहुत अच्छी सैलरी, बहुत अच्छा घर कंपनी की तरफ से, लाइफ स्टाइल, बिजनेस क्लास ट्रैवल, क्रेडिट कार्ड कंपनी की तरफ से कि आप जब ट्रैवल कर रहे हो कुछ भी खर्च कर सकते हो, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, गाड़ी बहुत लग्जरी गाड़ी। लेकिन 2 साल के बाद उसको लगने लगा कि कुछ वैक्यूम है लाइफ में, मतलब ये वो नहीं है जो मैं चाहता हूँ, क्योंकि उसने देखा कि इसके आगे क्या है। सैलरी, अब सैलरी की जरूरत कम हो गई क्योंकि जो इनिशियल रिक्वायरमेंट खत्म हो गई। तो उसको लगा कि सैलरी तो बस एक नंबर रह गई है, अब इस साल इतनी है, इस महीने अगले महीने इतनी ज़्यादा है, पर मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे इतनी दूर, मैं अपने देश के लिए क्या कर पा रहा हूँ, सोसाइटी के लिए क्या कर पा रहा हूँ, तो मैं तो इसी में रह जाऊँगा। तो फिर वो वापस आया और उसने बोला, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि मैं अब लग्जरी की आदत छोड़ूंगा तभी मेरा होगा। तो सबसे पहले तो वो 2nd क्लास में बेंगलोर से उदयपुर गया, हालांकि उसके पास इतना पैसा था कि वो फ्लाइट से आ जा सकता था। फिर वो यहाँ पे दिल्ली में ही करोल बाग में शायद एक हॉस्टल में रहा, कम्युनिटी हॉस्टल में, जो कि बहुत ही बेसिक शेयर्ड रूम के साथ में। लेकिन उसने भी बहुत रात दिन मेहनत की, स्ट्रेटजी से किया। तो आप देखिए कि इसमें से कई बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में हुए हैं। सत्यम गांधी हुआ, लविश फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ, वसीम का फर्स्ट अटेम्प्ट में रेवेन्यू सर्विस हुआ। तो ये बच्चों को ये भी ऐसे डिमोरलाइज नहीं रहना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में भी अगर आप अच्छा काम करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, स्ट्रेटेजी से करेंगे, अच्छा सही मटेरियल पढ़ेंगे, तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हो सकते हैं। अब आते हैं टॉपर श्रुति शर्मा के बारे में आपने लिखा है, शी वाज द टॉपर ऑफ सिविल सर्विसेज 2021 एग्जाम, 22 बैच, 2021 एग्जाम। सी कम्स फ्रॉम बिजनौर डिस्ट्रिक्ट, यूपी की रहने वाली हैं, और उनके लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थी उनकी मदर। सी हेल्प्ड लॉट, जो मैंने बुक में पढ़ा। बिल्कुल। तो टॉपर के जर्नी में और बाकी लोगों की जर्नी में क्या अंतर आपने फील करा, प्रिपरेशन जर्नी में? नहीं, प्रिपरेशन जर्नी तो मैं कहूँगा स्ट्रगल तो सबकी बराबर ही होती है। पहली बात तो ये है, श्रुति शर्मा बहुत इंटेलिजेंट लड़की है। पहले एकेडमिक्स में जाना चाहती थी, पर उसके बाद उसको लगा कि एकेडमिक्स से ज़्यादा मेरा जो कॉल है वो मेरा है सिविल सर्विस।
तो इसमें फ़र्क उतना ही है कि एक स्ट्रेटजी से उसने पढ़ाई की, एक टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसको प्रॉपरली मैनेज किया, और एक वही होता है धुन के साथ पढ़ाई की, हम सभी करते हैं, बट टॉपर का ऑब्वियसली एक अलग लेवल का कमिटमेंट बन जाता है। कमिटमेंट एक अलग था, हेल्पफुल थी बाकी लोगों के लिए भी। जब कोविड में उनका हॉस्टल खाली करा लिया गया तो अपनी सहेलियों को अपने घर में लाके वहाँ उसने रखा, तो यहीं ईस्ट ऑफ कैलाश दिल्ली में रहते थे वो लोग बाद में। तो उसका, लेकिन उसने एक छोटी सी गलती की, वो भी मैं बताना चाहूँगा बच्चों के लिए, कि उसने जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और फॉर्म भरा, जो शुरुआत में फॉर्म भरते हैं, उसमें अपना मेंस का जो मीडियम है वो हिंदी भर दिया, जबकि वो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ी है। तो जब प्रीलिम क्लियर हो गया और उसको डिटेल्ड फॉर्म भरना था, उस स्टेज में उसने देखा कि ये तो प्री फील्ड है, मेरा हिंदी मीडियम है और वो नॉन एडिटेबल है। तो उसने बहुत कोशिश की लेकिन एडिट नहीं हुआ। लेकिन तो एक तो ये इससे शिक्षा मिलती है कि फॉर्म बहुत ध्यान से भरना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार तो यूपीएससी का फॉर्म पहले ही इस डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरा लिया गया, इस बार तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल था, तो फॉर्म बहुत ध्यान से भरना चाहिए, एक तो ये बात है। लेकिन दूसरा, उसने लेकिन तब भी छोड़ा नहीं अटेम्प्ट, उसको उसके हिंदी से लिखा, हिंदी मीडियम से, हाँ, कि छोड़ दो अटेम्प्ट, अगले अटेम्प्ट की तैयारी करो। पर उसमें वो रेजोल्यूशन था, उसने कहा कि नहीं, मैं हिंदी में ही लिखूंगी। तो इंग्लिश को हिंदी ट्रांसलेट किया, फिर उससे हिंदी में पढ़ाई की, फिर जाके एग्ज़ाम लिखा। एक आध नंबर से मेंस क्लियर नहीं हुआ, लेकिन वो कॉन्फिडेंस उसका आया कि हिंदी में करके जब मैं इतना अच्छा कर सकती हूँ तो इंग्लिश में मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ। वेरी गुड सर। आपने जो 8वां अध्याय लिखा है बुक का, लास्ट चैप्टर, हाँ, उसमें आपने सभी से जो लर्निंग्स थी, सभी स्टोरीज से, उनको डिस्क्राइब किया है कि सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसमें बहुत छोटी छोटी बातों को आपने डिस्क्राइब करा है कि एग्जाम में जाने के पहले ये गलतियां नहीं करनी चाहिए, एग्जाम में क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, इंटरव्यू में क्या गलतियां नहीं करना चाहिए। तो जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए क्या आप बताना चाहेंगे कि ये बातें हैं, ये ध्यान रखना जरूरी है? हाँ, कुछ कुछ बातें हैं मेरे को लगता है जो बहुत ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आप भी जानते हैं सिलेबस बहुत वास्ट है, वाइड है। तो एक तो सिलेबस को आपको, वही आपका मेन है, उसी पे फोकस करें, इधर उधर की चीज़ें नहीं पढ़ें। दूसरा, जो रीडिंग मटेरियल है वो सिलेक्टेड रखें, क्योंकि आजकल बहुत बड़ा चैलेंज है। जब हम देते थे एग्ज़ाम 30 साल पहले, उस समय इतना बड़ा चैलेंज नहीं था, अवेलेबिलिटी शॉर्टेज ही होती थी। अब इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी है कि अगर आप मटेरियल में जाएंगे तो बहुत आपको चारों तरफ से अनलिमिटेड। तो वो सिलेक्शन मटेरियल का कैसे करना है, उसके लिए कोई गाइडेंस आपको जरूर रखनी चाहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी हो, तो बहुत केयरफुली सेलेक्ट करना चाहिए। तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट है कि एक स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करनी चाहिए, कि ऐसे नहीं है कि रैंडमली कुछ पढ़ लिया। सिचुएशन, आप शेड्यूल अपना कुछ भी बना सकते हैं, कोई सुबह पढ़ता है, कोई रात में पढ़ता है, पर एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सफिशिएंट नंबर ऑफ रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो रिटेंशन वैल्यू रहती नहीं है। तो लोग, डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे, कोई लोग 10-10 रिवीजन करता है, कोई 2-3 रिवीजन करता है, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ रहना चाहिए। एक और जो एग्ज़ाम के दिन मैं बताऊंगा, छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो परेशान करती हैं आपको, वो है कि जैसे सत्यम गांधी के साथ हुआ था कि जिस दिन मेंस का पहला एग्ज़ाम था, उस दिन उसको अपना एडमिट कार्ड ही नहीं मिला, उसको अपना आधार कार्ड नहीं मिल पा रहा था। वो बहुत परेशान रहा, आधा पौन घंटा किसी तरह ऑलमोस्ट रो ही रहा था। एग्ज़ाम सेंटर पहुंचा, फॉर्चुनेटली उसको अलाउ कर दिया, लेकिन उसका सारा जो कोट्स उसने याद किए हुए थे, जो सिलेबस याद किया हुआ था, सारा उसका रिदम बिगड़ गया उसमें ना, तो उससे इम्पैक्ट आता है। इसी तरह एक और छोटी सी बात है, लेकिन वसीम अहमद जब यहीं पे न्यू राजेंद्र नगर कहीं रह रहे थे, तो उस दिन प्रीलिम वाले दिन उन्होंने ट्रांसपोर्ट बुक नहीं किया। तो यहाँ तो इतने हजारों लाखों बच्चे रहते हैं कि उसको प्रीलिम एग्जाम देने जाने के लिए ऑटो ही नहीं मिला, ना ऑटो मिला, ना टैक्सी मिली। तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये स्टूडेंट्स को ध्यान रखने की जरूरत है, स्पेशली ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। ऑन द डे ऑफ एग्जाम। तीसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें, वो बहुत छोटी बात है, लेकिन वो है कि जब प्रीलिम में जीएस का एग्जाम हो जाता है और बीच में 2-3 घंटे मिलते हैं, तो बहुत बच्चे उसमें लग जाते हैं कि मैंने जीएस में कितना ठीक किया, मेरा कितने क्वेश्चन चेक करने में लग जाते हैं, चेक करने में, इंटरनेट में आंसर ढूंढने में लग जाते हैं। उससे क्या होता है ना, अगर कुछ आंसर तो गलत निकलेंगे ही, तो मूड खराब हो जाता है। तो उससे आपका CSAT पे बहुत असर पड़ता है। मिन्नू PM का 2 बार ऐसा ही हुआ। उसके हस्बैंड ने बाद में बोला कि तो मेरे पास ट्रिक है कि तुम कैसे
प्रीलिम क्लियर कर सकती हो। कि जीएस के बाद उसने उनका फोन ले लिया कि अब चुपचाप ध्यान से बैठिए, यही ट्रिक है सीसेट पार करने की, और उसने किया। काम एंड कंपोज रहो जी, और रिलैक्स रहो। हाँ जी, अननेसेसरी स्ट्रेसफुल मत बनो। आप पुरानी चीजों को खोद खोद के देखोगे ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, अगले एग्जाम की उसमें रहिए मूड में। अच्छा, बाकी तो आपको पता है कि आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बच्चों को बेसिक जानकारी है। पर इंटरव्यू में जो बार बार आया वो है कि ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आता है तो गैस मत मारिए। इंटरव्यू आपका नॉलेज का टेस्ट नहीं है, इंटरव्यू तो आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है कि आप सूटेबल हैं कि नहीं आईएएस के लिए। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। हर चैप्टर के एंड में भी कुछ कुछ टेक अवेज हैं किताब में, और लास्ट चैप्टर में भी हैं, और जो प्रीफेस या प्रोलॉग है उसमें एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड होगा एक तरह से, एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन भी है एग्जाम के बारे में, दूसरी तरफ से एक मोटिवेटिंग स्टोरीज भी हैं, क्योंकि ये इतनी लंबी जर्नी है कि एस्पिरेंट डिप्रेशन में चले जाते हैं बहुत बार, उनको फेलियर का खतरा सताने लगता है, उनको लगता है वो नहीं कर पाएंगे, सिलेबस बहुत बचा हुआ है। तो उस स्टेज पे अगर इसमें से कोई भी स्टोरी उठा के आप थोड़ी देर के लिए पढ़ लें तो वापस मोटिवेट हो सकते हैं, री एनर्जाइज हो सकते हैं, कॉन्फिडेंस वापस आ सकता है। वेरी गुड सर। अब एक क्वेश्चन लास्ट में मैं आपको पूछना चाहूँगा कि सिविल सर्वेंट बनने के लिए स्टूडेंट्स में या कैंडिडेट में क्या क्वालिटी आप देखते हैं कि ये होना चाहिए? क्या हिंदी माध्यम या इंग्लिश मीडियम मैटर करता है? क्या रूरल और अर्बन बैकग्राउंड मैटर करता है? क्या उस स्टूडेंट की राइटिंग स्किल्स ज़्यादा मैटर करती हैं? क्या उसका डिटर्मिनेशन या उसका हार्डवर्किंग ज़्यादा मैटर करता है? मेरा क्वेश्चन ये है कि इन सब चीज़ों में से कौन से वो फैक्टर्स हैं जो स्टूडेंट्स में होने चाहिए? देखिए, पहले तो जो मैटर नहीं करता वो मैं बताता हूँ। आप रूरल के हों, अर्बन के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अमीर हैं, गरीब हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट। आप स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं, कोई मैटर नहीं करता। आप स्कूल कॉलेज में टॉपर रहे हैं, नॉर्मल स्टूडेंट रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता है। तो ये चीज़ें बिल्कुल मैटर नहीं करती हैं, इन पे नहीं जाएं। जो मैटर करता है सबसे पहले आपका जुनून, कि आपको कितना जुनून है, वो डिटर्मिनेशन कितनी आपकी है, वो मैटर करता है। आपका कितना हार्ड वर्क आप करते हैं, हार्ड वर्क डेफिनेटली मैटर करता है। आपको कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा। आपका एक कंफर्ट जोन होता है कि 8 घंटे पढ़ लिए, इतना कर लिया, उतना कर लिया, वो नहीं। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन के बाहर नहीं जाएंगे, स्ट्रेच नहीं करेंगे लिमिट, तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक प्लानिंग के साथ में पढ़ें, और अपने आप से ऑनेस्टी इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि हम किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं या पेरेंट्स को बताने के लिए पढ़ रहे हैं। करेक्ट। ऑनेस्टली अपनी पढ़ाई करें तो आप जरूर सक्सेसफुल हो। राइट। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे इस बुक के बारे में, और हिंदी माध्यम की भी ये बुक है, सर ने ले रखी है। तो ये वो हिंदी वर्जन है, ये इंग्लिश वर्जन है। और अगर कोई स्टूडेंट, कैंडिडेट या कोई व्यक्ति इस बुक को खरीदना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो इसकी अवेलेबिलिटी कहाँ पर है? तो बिल्कुल, ये आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। दोनों किताबें हैं, मराठी में भी है, कुछ और लैंग्वेज में भी आएगी, पर हिंदी इंग्लिश दोनों फिलहाल अमेज़ॉन पे हैं। बुक स्टोर्स में भी हैं, पर सभी बुक स्टोर में हो सकता है ना मिले, लेकिन प्रोमिनेंट बुक स्टोर्स में हैं। जरूर लें। और प्राइस भी बहुत इसका कॉम्पिटिटिव है, आई थिंक 270 to 80 रुपीज़ है, तो बहुत अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल है। राइट, वेरी गुड। दोस्तों, मैं इसको पढ़ रहा था, इनफैक्ट मैं तो इसको हाईलाइट भी कर रहा था, जो चीज़ें मुझे अच्छी लग रही थी। मेरी कॉपी है। तो दोस्तों, ये था डिस्कशन एक आईएएस ऑफिसर से, जिन्होंने बुक ऑथर किया है, और ये बुक ऑथरिंग करते समय इन्होंने छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान में रखा है जो स्टूडेंट्स को फेस होती हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फेज। जो गलतियां करते हैं वो गलतियों को डिस्क्राइब करा है कि ये चीज़ नहीं हो। इंस्पायरिंग है वो बुक, बहुत अच्छी। आप चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं, आपकी जर्नी में हेल्पफुल हो सकती है। हमारी एक ये सीरीज़ है जिसमें हम बात करेंगे अलग अलग ऑथर से इन बुक्स के बारे में, कि उन्होंने जो बुक को लिखा, उसके पीछे लिखने का उद्देश्य क्या है और कैसे वो बुक यूजफुल हो सकती है। अगर आपके कोई सजेशंस हों और आप चाहते हैं कि आप अपने सजेशंस हम लोगों तक पहुंचाएं, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए। हम आने वाले डिस्कशन में उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे, और जिस टॉपिक पर डिस्कशन आप चाहते हैं वो भी आप सजेस्ट करिए, हम जरूर करेंगे। अगर आपका कोई सवाल सर के लिए है तो आप उनको टैग करके लिख सकते हैं। सर, अगर कोई स्टूडेंट आपके लिए कुछ लिखना चाहे तो आपके नाम से उसमें लिखवा लें। हाँ, बिल्कुल लिख लें। और मेरे सोशल मीडिया पे मैं हूँ, इंस्टाग्राम पे भी है सज्जन यादव आईएएस, ट्विटर पे भी है सज्जन 95 से, और फेसबुक पे है। तो दोस्तों, आज की इस डिस्कशन में बस इतना ही।
और थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन नेक्स्ट Thank you आईएएस so much. स्टूडियो Thank you. एंड जय हिंद। जय